तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज से यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के जो एग्ज़ाम हैं वो शुरू हो चुके हैं। आज पहला पेपर है हिंदी का, क्लास 10th का भी और क्लास 12th का भी, जो कि ज़रूरी होता है बहुत देना। क्योंकि अगर आप लोगों ने ये पेपर नहीं दिया तो आपके पूरे साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। आपको फिर से नेक्स्ट ईयर में एग्ज़ाम देने होंगे। तो आज मैं हिंदी के पेपर से रिलेटेड कुछ जानकारी आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जिससे कि आप पेपर में जा कर के कोई भी गलती ना करें। तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि अगर किसी भी पेपर से रिलेटेड आगे हमारी कोई वीडियो डाली जाती है, अपलोड की जाती है, तो सबसे पहले आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और एग्ज़ाम से पहले पहले आप उसे देख करके अपनी गलतियों को सुधार सकें। तो आज मैं बताने वाला हूं हिंदी के पेपर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी, जो कि मैं क्लास 10th का हिंदी का पेपर लेकर के आया हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि हिंदी का पेपर जो होता है क्लास 10th का, ये 70 नंबर का होता है, ठीक है। और जो क्लास 12th का होता है ये 100 नंबर का होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि क्लास 10th में आपको 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिल जाते हैं, लेकिन क्लास 12th में आपको प्रैक्टिकल के नंबर नहीं मिलते हैं, इसलिए आपको पूरा 100 नंबर का पेपर करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 10th के पेपर के बारे में। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखिए। यहाँ सबसे ऊपर आप लोगों को एक दो ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक होगा अनुक्रमांक का, एक होगा अनुक्रमांक का और एक होगा नाम का। आपको क्या करना है, यहाँ पर अनुक्रमांक के ऑप्शन में आपको अपना रोल नंबर भरना है और इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। और इसके बाद में आपका जब ये पेपर चेक होगा कि आप ही का पेपर है या किसी और का, तो यहाँ पर टीचर के सिग्नेचर होंगे, जिस टीचर की उस समय पर ड्यूटी होगी आपके क्लासरूम में। ओके, वो इस पेपर को आपके चेक करके कि आप ही का पेपर है, यहाँ पर अपने सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको सबसे ऊपर एक संख्या दिखाई दे रही है, मुद्रित पृष्ठों की संख्या, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है इसमें कितने प्रश्न हैं उनकी संख्या यहाँ पर दी गई है। तो पृष्ठों की संख्या कितनी है? यहाँ पर जो मुद्रित पृष्ठ दिए गए हैं इनकी संख्या है 8। कितनी है? 8। 8 पेपर हैं। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर 8 पेज हैं। ओके, इसके बाद में यहाँ पे आपको एक कोड दिया गया है जो कि पेपर कोड है और ये आपको भरना होता है अपनी कॉपी में, ठीक है। ये पेपर कोड आपको लिखना होता है। इसके बाद में यहाँ पर आपको वर्ष ही दिया जाएगा, कौन से वर्ष में आपका पेपर कराया जा रहा है। यहाँ पर आपको विषय का नाम मिलेगा कि ये कौन से सब्जेक्ट का पेपर है। इसके बाद में यहाँ पर आपको दिखेगा पूर्णांक का ऑप्शन। 70 नंबर का पूर्णांक होता है क्लास 10th में, जिसमें कि आपके 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिलने के बाद में आपके 100 नंबर पूरे हो जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको दिया जाता है समय, और समय होता है आपको 3 घंटे 15 मिनट का। समय होता 3 घंटे 15 मिनट का, और इस टाइम को आपको किस तरह से मैनेज करना है, क्वेश्चन को आपको किस तरह से सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें नीचे आपको निर्देश में दी होती हैं। तो अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे निर्देश। तो पहला निर्देश क्या है हमारा? हमारा पहला निर्देश ये है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। यानी कि शुरू में आपके जो 15 मिनट होते हैं, उन 15 मिनट में आपको अच्छे से अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना है। जो भी चीज़ समझने की बहुत शानदार तरीके से बहुत अच्छे से समझ लेनी है, जिससे कि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद में दूसरा निर्देश ये है कि प्रश्न पत्र 2 खंड ए तथा ब में विभाजित किया गया है। एक खंड ए और एक खंड ब, दो में ये क्वेश्चन पेपर आपको बांट करके दिया गया है, विभाजित करके दिया गया है। इसके बाद में तीसरा निर्देश ये है कि प्रश्न पत्र के खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके आपको अपनी ओमार शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर लेना। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपका जो खंड ए है
आपका जो खंड ए है इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है और इन्हें हल करने के लिए आपको एक ओमा शीट मिलेगी, एक ओमा शीट मिलेगी जिसमें क्या होगा, नंबर पड़े हुए होंगे, क्वेश्चन नंबर पड़े हुए होंगे, उसके सामने 4 ऑप्शन होंगे ए बी सी डी और उनके नीचे एक एक गोला खाली होगा, एक एक खाली गोला होगा। अब आपको जो भी ऑप्शन सही है उसी ऑप्शन के नीचे वाले गोले को आपको या तो नीले बॉल पेन से या फिर काले बॉल पेन से उसे भर देना है। ठीक है, अब ये कैसे भरना है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके बाद में अब बात कर लेते हैं अगले खंड की। अगला निर्देश क्या है? अगला निर्देश ये है कि खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। आपके जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो सारे 1-1 नंबर के हैं। और अगला निर्देश क्या है? प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, वो अंक उसके सामने उसी के सम्मुख निर्धारित किए गए हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस की। सबसे पहले आता है हमारा खंड ए, यहां से शुरू हो जाता है हमारा खंड ए। ओके, यहां से शुरू हो जाता है हमारा खंड ए। ओके, खंड ए। अब खंड ए में क्या है? खंड ए में आपका यहां से सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों में क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्नों में क्या है? सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है आपका प्रेमचंद। इसका राइट आंसर है प्रेमचंद। अब इसे आपको किस तरह से करना है? आपको ये तो पता चल गया कि इसका राइट आंसर प्रेमचंद है, इसका पहला ऑप्शन सही है, लेकिन इसे करना कैसे है? आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में तो लिखना नहीं है इसे, और आपको एक ओमा शीट मिलेगी। उस ओमा शीट में किस तरह से वो होंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उस पर क्या होगा? उस पर इस तरह से आपके नंबर पड़े हुए होंगे 1 2 3 4 5, इस तरह से नंबर पड़े हुए होंगे। ठीक है, इस तरह से नंबर पड़े हुए होंगे 1 2 3 4 5। ओके, इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद में ये होगा कि इनके सम्मुख आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। इसके सम्मुख 4-4 गोले मिलेंगे। किस तरह से? इस तरह से 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से 4-4 गोले मिलेंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से 4-4 गोले हर नंबर के आगे। यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इस तरह से क्वेश्चन नंबर पड़े हुए होंगे। उसके सामने 4-4 गोले होंगे कुछ इस तरह से। और इसके बाद में आपको ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, हर गोले के ऊपर ऑप्शन नंबर मिला हुआ। ठीक है, पहले गोले के ऊपर लिखा हुआ होगा ए, दूसरे गोले के ऊपर लिखा हुआ होगा बी, दूसरे गोले के ऊपर बी लिखा हुआ होगा, तीसरे गोले के ऊपर सी लिखा हुआ होगा और चौथे गोले के ऊपर डी लिखा हुआ होगा। चौथे गोले के ऊपर क्या लिखा हुआ होगा? डी। ठीक है, चौथे गोले के ऊपर डी लिखा हुआ होगा इस तरह से। ओके, अब आपको क्या करना है, किस तरह से भरना? आपको या तो ब्लैक कर लेना है, आपको या तो आपको क्या करना है, ब्लैक करके ये भर देना है। ठीक है, आपको या तो ब्लैक करके ये भर देना। जैसे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इसका राइट आंसर है हमारा ए। तो हमें क्या करना? ए वाले गोले को ब्लैक कर देना। ए वाले गोले को इस तरह से ब्लैक कर देना, इस तरह से ब्लैक कर देना। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये आप जब इसे गोले को भरेंगे
तो गोले से बाहर आपकी जो पेन है वो नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो आप या तो इसे ब्लैक कर सकते हैं और या फिर आप इसे ब्लू भी कर सकते हैं, आप इसे ब्लू भी कर सकते हैं। ओके, आप इसे इस तरह से ब्लू भी कर सकते हैं। ओके, ठीक। तो या तो आप इसे ब्लैक करें और या फिर इसे आप इस तरह से ब्लू करें। ओके, इसी तरह से अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यास कौन है? तो इसका राइट आंसर है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा इस राइट आंसर है इसका, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो आपको दूसरा कैसे भरना? दूसरा आपको इस तरह से भरना, दूसरा आपको इस तरह से भरना है, ठीक है। दूसरा आपको इस तरह से भरना है। दूसरे का आंसर क्या है हमारा? सी ऑप्शन है। और सी ऑप्शन कहाँ पर है आपका? सी ऑप्शन है आपका यहाँ पर। तो आपको क्या करना? दूसरे के सी ऑप्शन को या तो ब्लू कर देना इस तरह से, ठीक है, और या फिर आपको ब्लैक कर देना। या तो इस तरह से ब्लू कर देना है या फिर इस तरह से आपको इसे ब्लैक कर देना। ओके, इसके बाद में आता हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद में आता हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो यह है आपकी आत्मकथा विधा की रचना। आत्मकथा विधा की रचना है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका बी। तो तीसरे के बी ऑप्शन को आपको या तो ब्लैक करना है और या फिर आपको क्या करना है? ब्लू कर देना है, ठीक है। तो तीसरे ऑप्शन का राइट आंसर हमारा बी। तो तीसरे के बी वाले गोले को हम ब्लैक कर देंगे इस तरह से। ओके, इस तरह से ब्लैक कर देंगे, ठीक। इसके बाद में अब आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो आप लोगों को क्या करना? आपको इसी तरह से, जैसे ये मैंने आपको बताया है अभी अभी, आपको इसी तरह से इन्हें भरना है। आपको इसी तरह से इन्हें भरना है। अगर पहले क्वेश्चन का आंसर ए है तो आपको ए वाले गोले को भरना है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर सी है, आपको सी वाले को भरना। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बी है तो इसे बी वाले को भरना। जो भी ऑप्शन आपका सही है तो उसी ऑप्शन के नीचे वाले गोले को आपको ब्लैक या ब्लू पेन से, बॉल पेन का आपको यूज करना है, उससे आपको भर लेना है, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन है? चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है आपका राजेंद्र यादव। ओके, इसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आता हमारा रीतिकाल की रचना है। रीतिकाल की रचना आपको 4 रचनाएं दी गई हैं, रामचरितमानस, प्रेम माधुरी, प्रिय प्रवास, रामचंद्रिका। इनमें से कौन सी रचना रीतिकाल की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा कि ताज सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है। ताज सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है। ताज सप्ताह का प्रकाशन वर्ष क्या है? आपको 4 सन दी गई हैं, तो इनमें से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सन 1943। ये आपका ताज सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है। ओके, 1943 में ताज सप्ताह का प्रकाशन हुआ था। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि लोकायतन के रचनाकार कौन है? तो 4 लेखक आपके पास हैं, इनमें से राइट आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। ये लोकायतन के रचनाकार हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? बहुरी अकेला, इसके रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी। इसके रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 10, रीतिकाल किस समय अवधि में माना जाता है? रीतिकाल की 4 समय अवधि यहाँ पर दी गई हैं, इनमें से जो सही समय अवधि है उसे आपको ओमा सीट में भरना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका 1600 से 1616। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है 1800 से 1818। तीसरा ऑप्शन है 1643 से 1843 और चौथा ऑप्शन है 1616 से 16
32। इसका राइट आंसर आपका 1643 से 1843 तक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का स्थायी भाव है आपका हास। ओके, इसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है जहां पर उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? तो आप सभी लोगों को मालूम है कि उपमेय की जब उपमान से समानता दिखाई जाती है, उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, तो वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 आता है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अनुगिरह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुगिरह शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अनु। इसका राइट आंसर है अनु। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है, आई पीते जोड़कर कौन सा शब्द बना है? तो पीते लगता है हमारा बाद में, पीते लगता है बाद में, और ऐसा कौन सा शब्द है जिसके बाद में आई आ रहा है? तो वो है आपका लिखाई। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में है आपका द्विगु समास। कौन सा समास है? द्विगु समास। इसके बाद में आता क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि सूरज का तत्सम रूप क्या है? तो सूरज का तत्सम रूप होता है सूर्या। सूरज का तत्सम रूप होता है सूर्या। इसके बाद में आता है स्वागतम का संधि विच्छेद क्या है? स्वागतम का संधि विच्छेद, तो स्वागतम का सही संधि विच्छेद होगा सु प्लस आगतम। सु प्लस आगतम। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है, फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन लिखिए। तो इसका राइट आंसर होगा पंचमी विभक्ति एक वचन। पंचमी विभक्ति एक वचन। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, हस्ती शब्द का पुरुष एवं वचन लिखे। हस्ती शब्द का पुरुष एवं वचन लिखे कि ये कौन से पुरुष का शब्द है और इसका वचन क्या है? तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, प्रथम पुरुष एक वचन। ओके, तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं अब इस बार, क्योंकि ओमा शीट में भरने हैं। कि पहले क्या होता है? पहले आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, क्योंकि उस समय पर ओमा शीट नहीं थी, आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में ही उनके आंसर लिखने होते हैं। लेकिन अब ओमा शीट आ गई है, तो ओमा शीट में भरने के लिए इनकी संख्या को और बढ़ा दिया गया है। ओके, तो ये क्या हुआ? आपका 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये तो आपको ओमा शीट में भरने हैं, लेकिन बाकी का जो 50 नंबर का पेपर बचा है, बाकी जो आपका 50 नंबर का पेपर बचा है, उनमें आपके जो उत्तर हैं उनके उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद में अब चलते हैं हमारे खंड ब पे। अब चलते हैं खंड ब पे। खंड ब में क्या है? खंड ब में आपकी जो है सबसे पहला क्वेश्चन ये है। खंड ब में आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको एक गद्यांश दी जाएगी और गद्यांश के आधार पर आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे और उन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। ठीक है, और गद्यांश आपको ये दी गई है। गद्यांश दी जाएंगे आपको 2। गद्यांश दी जाएंगे आपको 2। ठीक है, एक आपको अथवा में दी जाएगी, ठीक है, और एक आपको क्वेश्चन नंबर पे दी जाएगी। ठीक है, आप या तो ये वाली कर सकते हैं और या फिर अथवा वाली कर सकते हैं। जो भी आपको इजी लगे, जो भी आसान लगे, आप वाली गद्यांश कर सकते हैं और उसके आधार पर 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको और इन 3 क्वेश्चनों के आंसर आपको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। आपको इसके पाठ का नाम लिखना, कौन से पाठ से ली गई है, इसके लेखक कौन है, इनका नाम लिखना। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जिन पंक्तियों के नीचे रेखाएं खींची गई हैं इस तरह से, इन पंक्तियों की आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, बापू ने क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर उसी चैप्टर में है जिस चैप्टर से ये आपकी व्याख्या ली गई है। तो आपको ने अगर वो चैप्टर पढ़ा है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। ओके, इसके बाद में आपकी अथवा में एक गद्यांश दी गई है। अगर आप ऊपर वाली नहीं कर सकते हैं तो आप ये वाली नीचे वाली कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, दोनों में से जो हल्की लगे आपको, जो इजी लगे, जो आसान लगे, उसे आप कर सकते हैं। इसके बाद में आपको 2 पद्यांश मिलेंगी।
जो कि काव्य साहित्य से या पद्य साहित्य से ली जाएंगी। ठीक है, तो इसमें भी वही प्रोसेस है, आपको एक अथवा में दी जाएगी, आपको एक अथवा में दी जाएगी, दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पद्यांश को पढ़ना है, नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं और इन 3 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है, प्रश्न आपके ये हैं। पहला प्रश्न है आपका कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इस पद्यांश को आपको पढ़ना है अच्छे से, आपको ये ध्यान लगाना है कि पद्यांश आपकी कौन से चैप्टर से ली गई है। ठीक है, और इसके रचयिता कौन है। ठीक है, तो इसके आधार पर आपको इस पद्यांश का संदर्भ लिखना है। जैसे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड के या फिर हिंदी काव्य खंड के उस चैप्टर से ली गई है और इसके रचयिता वो हैं। ठीक है, तो आपको इसके चैप्टर का नाम भी लिखना है और इसके रचयिता के नाम भी। ध्यान रहे कि चैप्टर का नाम यानी कि पाठ का नाम और रचयिता का नाम, और रचयिता का नाम सही होना चाहिए, रचयिता का नाम सही होना चाहिए। अगर आपने ये गलत कर दिया तो आपका संदर्भ गलत हो जाएगा। ओके, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो पंक्ति आपकी रेखा के ऊपर है उनकी आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, जिन पंक्तियों के नीचे रेखाएं खींची गई हैं उनकी आपको व्याख्या करनी है। तीसरा क्वेश्चन है, उपर्युक्त पद्यांश में किसकी वीरता का वर्णन किया गया है। तो आपने अगर इसका हिंदी अनुवाद निकाल कर देखा है, अगर आप लोगों ने इसका हिंदी अनुवाद निकाल लिया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि इसमें किसकी वीरता का वर्णन किया गया है। अगर आपको ये टफ लग रही है तो आप नीचे वाली कर सकते हैं। ठीक है, अथवा में आपको एक और दी गई है। इसके बाद में एक गद्यांश मिलेगी आपको अनिवार्य संस्कृत में से, एक गद्यांश मिलेगी अनिवार्य संस्कृत में से। इसमें क्या करना, इसमें आपको गद्यांश को पढ़ लेना है। 2 गद्यांश मिलेंगे, 2 गद्यांश मिलेंगी, एक अथवा में मिलेगी आपको। तो इन दोनों में से या तो आप ये वाली कर सकते हैं या फिर आप ये वाली कर सकते हैं। ठीक, करनी किस तरह से, आपको क्वेश्चन में सब दिया गया है। निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहले तो आपको इसका ये ध्यान लगाना है कि ये गद्यांश आपकी ली गई कौन से चैप्टर से ली गई, अनिवार्य संस्कृत के कौन से चैप्टर से ली गई है। तो आपको इसका संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के पाठ उससे ली गई या फिर हिंदी अनिवार्य संस्कृत के पाठ उससे ली गई है। ओके, और इसमें रचयिता का नाम होता नहीं है, आपको केवल पाठ का नाम ही लिखना होता है इसमें। ओके, इसके बाद में संदर्भ लिखने के बाद में आपको क्या करना है, इसका अनुवाद करना। अनुवाद का मतलब इसको आपको हिंदी में लिखना है, इसको आपको हिंदी में बदल के लिखना है। ठीक है, हिंदी में इसकी व्याख्या करनी है। आप ये वाली नहीं कर सकते तो आप नीचे वाली कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में आपको एक पद्यांश मिलेगी अनिवार्य संस्कृत में से। ठीक है, एक पद्यांश अनिवार्य संस्कृत में से मिलेगी और एक अथवा में मिलेगी, एक अथवा में मिलेगी। इनमें से या तो ये कर सकते हैं या फिर आप ये कर सकते हैं। ओके, सेम वही प्रोसेस है इसकी भी। आपको क्या करना, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। पहले तो आपको इसका संदर्भ लिखना, कौन से चैप्टर से ये ली गई है, और इसके बाद में इसकी हिंदी में व्याख्या करनी, हिंदी में अनुवाद करना। ओके, इसके बाद में आपके पास स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको करना क्या है, केवल एक क्वेश्चन का आंसर करना। आपको केवल एक क्वेश्चन का आंसर लिखना जो भी आपको आसान लगे। ठीक है, आपने हिंदी की जो पुस्तक पढ़ी होगी उसमें आपने कुछ कहानियां पढ़ी होंगी जो अलग से आती हैं, जो कहानियां अलग से दी होती हैं वो सिलेबस में नहीं होती हैं। ठीक है, वो पुस्तक में अलग से पढ़ने के लिए दी जाती हैं। तो उन कहानियों को आपने पढ़ा होगा जिसमें आपको बहुत सारे चारित्रिक चित्रण भी मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि कर्ण है, ठीक है, कर्ण का चारित्रिक चित्रण है। ठीक है, और आपके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, इनका चारित्रिक चित्रण है। ठीक है, तो इस तरह से आपके बहुत सारे चरित्र चित्रण उसमें मिलते हैं। तो वो वाली कहानियाँ आपको पढ़नी होती हैं और उन्हीं कहानियों के आधार पर यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं जिनमें से आपको केवल एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है, केवल एक क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप इसमें से किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आप इसका दे सकते हैं, इसका दे सकते हैं, या फिर आप इनमें से जो नीचे दिए गए हैं इनमें से भी किसी एक का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, एक का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें से एक का आंसर दें, इसमें से आप एक का आंसर लिख दें कि करमवीर
भारत खंड काव्य का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। आपने केवल ये लिख दिया, नहीं ये नहीं है, आपके पास ये जो खंड दिए गए हैं झ जय छ, इनके उत्तर देना आपको। जय में आपके 2 क्वेश्चन है तो जय के दोनों क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, या फिर झ के दोनों क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, या फिर छ के दोनों क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, किसी भी एक खंड के दोनों क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं आपको। ओके, इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 26 आ जाता है। इसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 26 में जीवन परिचय दिया हुआ है। ठीक है, और ये जीवन परिचय है आपका गद्य साहित्य से। जीवन परिचय है ये वाला आपका गद्य साहित्य से। ठीक है, अगर आपने गद्य साहित्य के चैप्टर्स पढ़े हैं वहां से अगर जीवन परिचय कोई भी याद करना है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपके पास 3 जीवन परिचय हैं, जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन तीनों में से कोई भी एक आपको लिख लेना है जो भी याद है। ओके, इसके बाद में एक जीवन परिचय आपको पद्य साहित्य यानी कि काव्य साहित्य में से लिखना है। 3 रचयिता यहाँ पर दिए गए हैं, तुलसीदास, बिहारीलाल, मैथिली शरण गुप्त। इनमें से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है। ओके, इसके बाद में यहाँ पर आता हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है आपको एक श्लोक लिखना है जो कि इस क्वेश्चन पेपर में ना दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है आपको एक ऐसा श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है। ओके, वो श्लोक नहीं लिखना आपको, जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया है आपको वो लिखना है जो इसमें नहीं है। ओके, जो आपके याद है। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपके पास इतने सारे क्वेश्चन दिए गए, इनमें से 2 के उत्तर लिखने आपको संस्कृत में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपके पास 5 विषय दिए गए हैं, जीवन में विज्ञान का महत्व, विद्यार्थी और अनुशासन, वनों से लाभ, देश प्रेम, आतंकवाद। इनमें से किसी एक विषय पर आप लोगों को एक निबंध लिख देना है। ठीक है, जो भी आप लोगों को याद हो। ओके, तो यहाँ पर आपका पेपर ये समाप्त हो जाता है। आपको इतना ही इस पेपर में करना है और सेम इसी तरह का पेपर आपका आएगा, सेम इसी तरह का पेपर आएगा। ओके, आपको 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जिनके उत्तर आप लोगों को ओमार शीट में भरने हैं, और 50 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपका पेपर था 2023 का हिंदी का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। और अगर आप लोगों को ज़्यादा ही वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आपके लिए और अच्छी जानकारी पेपर से रिलेटेड हम लेकर के आएँ। हमसे जितनी कोशिश हो सकती है उतनी संभव जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।